हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसको समझेंगे और हर एलिमेंट में हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन हमारा रिडक्शन रिएक्शन है, कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जब तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन की पहचान नहीं होगी हमें, तो बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और इस ऑक्सीडेशन नंबर का यूज़ इतना ज़्यादा पड़ेगा बच्चों कि जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे, ये फिलहाल हमारा 11th का चैप्टर है। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास 12 में जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसका जरूरत पड़ेगा, डी ब्लॉक में भी इसका जरूरत पड़ेगा, है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर निकाले बिना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अप्लाई करके हम लोग शेप और ज्योमेट्री बताएंगे किसी भी कंपाउंड का, तो बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हम लोग चीज़ को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो खैर वो बाद की बात है, जब आएगा वो हम समझेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को समझने जा रहे हैं। तो ध्यान से समझना बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो बोलेंगे कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दो एलिमेंट जुड़ा हुआ है हमारा, ए के साथ बी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बोलेंगे इस पर ए और बी के ऊपर जो चार्ज आएगा, जब उसमें से एक एलिमेंट हमारा यहाँ से आयन के फॉर्म में निकल जाएगा, तो दूसरे पे जो चार्ज आता है उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का क्या है, चार्ज है। समझो, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। ठीक है, तो हम जानते हैं इस बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड किधर टूटेगा, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बोलेंगे फ्लोरीन की तरफ बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड टूटने पे हुआ क्या, बोलेंगे सर इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन था, जिसमें एक फ्लोरीन का था एक हाइड्रोजन का था, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, फ्लोरीन लेके चला गया, है ना, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर एक निगेटिव आ गया, और हाइड्रोजन चूंकि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके लिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। तो ये जो चार्ज आता है किसी एटम के ऊपर, है ना, जब दूसरा एटम आयन के फॉर्म में वहां से रिलीज हो जाता है, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक प्रकार का चार्ज है जब किसी एटम के ऊपर आता है, जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। या जब एक एटम आयन के फॉर्म में निकल जाता है तो दूसरे एटम पे जो चार्ज आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी तो ये न्यूट्रल है कार्बन, है ना, लेकिन जैसे ही हम बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ेंगे तो फ्लोरीन की तरफ टूटेगा, तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेके फ्लोरीन चला जाएगा, तो हमारे कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन पर -1। समझ आ रहा है। तो इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑन कार्बन एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑन फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, डिफिनेशन बुक में लिखा रहता है बच्चों, हमें डिफिनेशन से मतलब नहीं है, हमें यहाँ समझना है कि हम निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें ना बुक में बहुत सारा रूल्स लिखा रहता है ना, कि हम लोग अल्कली मेटल्स का +1 मान लेंगे, ग्रुप 1 एलिमेंट का, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, उसके लिए +1 मान लेंगे। ग्रुप 2 का एलिमेंट फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, उसके लिए +2 मान लेंगे। हाइड्रोजन है तो जनरली +1 मान लेंगे, है ना, कंपाउंड में। लेकिन अगर हाइड्रोजन हमारा किसी मेटल के साथ जुड़ा रहता है तो -1 मान लेंगे। उसी प्रकार ऑक्सीजन का जनरली -2 मानेंगे, लेकिन ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो +2 या +1 मान लेंगे। क्लोरीन का -1 मान लेंगे हम लोग जनरली, लेकिन क्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो +1 आ जाएगा। तो ये सब बात बुक में लिखी हुई होती है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में पाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन कैसे पाया जाता है तो H2 के फॉर्म में, क्लोरीन कैसे पाया जाता है तो Cl2 के फॉर्म में, ब्रोमीन कैसे पाया जाता है तो Br2 के फॉर्म में, उस कंडीशन में हमारा हाइड्रोजन का, ब्रोमीन का, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो ये सारा रूल्स हमारे बुक में लिखा रहता है। हम आज एक ऐसा तरीका हम आपको बच्चे बताने जा रहे हैं जिसमें ना आपको याद नहीं करना है कि हाइड्रोजन का कितना होगा और क्लोरीन का कितना होगा। हम एक ही चीज़ को समझेंगे। टोटल हमारा जो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का रहेगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। हम जानते हैं बच्चों इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता क्या है, कि एक बॉन्डेड, अगर दो एटम बॉन्डेड है तो एक एटम जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहता है वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। फॉर एग्जांपल समझो, यहाँ पे इस बात को समझ लेंगे ना, तो आज के टॉपिक में हमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है कि किसका हम +1 माने, किसका -1 माने, कब +1 माने, कब -1 माने, कोई आवश्यकता नहीं है हमें याद करने की। ठीक है, तो ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन है और यहाँ पे बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन के साथ। ठीक है, इसमें क्या ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, देखो इलेक्ट्रॉन को पेयर, ये समझे, ये बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन का पेयर किधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, तो बोलेंगे ऐसे समझो कि मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो हम यहाँ समझ सकते हैं ना कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सेंटर पे रहेगा इलेक्ट्रॉन का पेयर, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है। लेकिन यहाँ पे ये पेयर किधर
सेंटर पे रहेगा क्या? ये पेयर हमारा फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच सेंटर पे रहेगा क्या? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। फ्लोरीन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यही होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम जब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। ध्यान से सुनना, एक कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए, मतलब दोनों एटम जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर दोनों सेम टाइप ऑफ एटम है, फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे Br2, तो ब्रोमीन के साथ अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा स्टूडेंट्स, वो एकदम सेंटर पे होगा। लेकिन अगर ब्रोमीन हमारा फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो अब ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये जो हमारा बॉन्डेड पेयर है वो सेंटर पे होगा, वो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सेंटर से शिफ्ट हो जाएगा। तो यही जो टेंडेंसी है किसी एलिमेंट का, इसी को हम लोग, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो बहुत आसान है। किसी पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, किसी पीरियड में हम अगर लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता चला जाता है। लेफ्ट टू राइट चलना है ना, जैसे पीरियड 2 में की बात करें, लिथियम के बगल में बेरिलियम, फिर उसके बाद जाएंगे तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बोलेंगे जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? तो बोलेंगे सर एटम का साइज छोटा होता जाता है इसलिए इंक्रीज करने लगता है। अभी समझाते हैं। उसी प्रकार ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। क्यों घटने लगेगा? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं एटम का साइज बड़ा होते जाता है। तो जैसे एटम का साइज बड़ा होते जाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता चले जाएगा। चलो इस बात को पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर, फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें हल्का हल्का बात समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, हम क्या बोले, ये जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कहानी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्या? मान लो एक एटम है, वो दूसरे एटम के साथ मान लो बॉन्ड बनाया। ठीक है, मान लो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाया, तो दोनों में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहेगा ना, वो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। बात आ रही है समझ में? तो चलो इसको हम ऐसे समझते हैं कि बोलेंगे सर ये एक एटम है, इसके सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है। ये एक दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम है ना, किसी खुद का नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन अगर खुद का होता तो इसी ऑर्बिट पे होता, हम बोलेंगे किसी और एटम का इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो एटम है, मान लो इस एटम का नाम है ए, और ये इलेक्ट्रॉन किस एटम का है? तो बोलेंगे बी एटम का है। तो ए एटम बी के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जो खींच रहा है, इसी टेंडेंसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक, यही बात को समझना है कि एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को जो अपने तरफ खींचने लगता है, इसी आकर्षण को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कहानी आ रही है समझ में? तो एक ही बात तुम बताओ हमें बच्चों कि हमारे पास दो एटम है, एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है, किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा? छोटे वाले एटम का, ये हमारा ए एटम है, ये हमारा बी एटम है। किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा बच्चों? बड़े एटम का या छोटे एटम का? तो जनरली स्टूडेंट्स का आंसर आता है सर बड़े एटम का। बोलेंगे नहीं, उल्टा, गलत हो गया तुम्हारा। बोलेंगे किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा? तो बोलेंगे सर छोटे एटम का। क्यों? क्योंकि जरा समझो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो बोलेंगे किसके खींचने का चांसेस ज़्यादा रहेगा? तो बोलेंगे देखो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा हुआ है बाहर में, तो ये वाला एटम ज़्यादा ताकत लगाएगा या छोटा एटम ज़्यादा ताकत लगाएगा? तो मेरे समझ से तो छोटा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड अनदर इलेक्ट्रॉन वो घट जाएगा। हम बोलेंगे सर यहाँ पे एक मैग्नेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मैग्नेट, है ना। और बाहर एक सिक्का रखा हुआ है, मान लो कॉइन है, किसी चीज़ का है, मान लो ये आकर्षित, मतलब ऐसा समझना लोहे का सिक्का या कुछ भी है। तो बोलो ये मैग्नेट इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा? अब हम बोलेंगे अगर दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ाते चल रहे, यहाँ सिक्का रख दो, तो क्या ये मैग्नेट उस सिक्के पे क्या अब उतना फोर्स लगा पाएगा जितना ये वाला लगाता? बोलेंगे नहीं लगा पाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए हम समझ सकते हैं कि बड़े एटम में न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है उसका दूरी बढ़ जाता है, तो बढ़ने की वजह से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। सबको मालूम है चुंबक है, उससे कुछ दूरी पे हम कुछ रख दिए, आयरन रख दिए, तो चुंबक खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। लेकिन उसी आयरन को अब हम चुंबक से बहुत ज़्यादा दूर पे रख दिए, है ना, तो क्या अब खींच पाएगा? बोलेंगे नहीं खींच पाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम हो गया। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी चीज़ को हमें समझना है। और यही जो प्रॉपर्टी होता है ना कि एक एटम खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को जो खींचता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन पे तो कोई ताकत थोड़ी लगाएगा, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो अपने तरफ खींच रहा है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो बोलेंगे सर
छोटे एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बड़ा एटम। ठीक, चलो अगर इस बात को हमें समझ में आती है तो हम बोलेंगे ये बात तो हम सीख ही चुके हैं ना कि लेफ्ट टू राइट जाते समय पीरियोडिक टेबल में एटम का साइज छोटा होते चला जाता है। बोलेंगे सबसे पहले एक एटम है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो हमारा लेफ्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज एटम का क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। लेफ्ट टू राइट जाते समय साइज छोटा हो रहा है। साइज छोटा हो रहा है बच्चों तो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बोलो, बढ़ते चला जा रहा है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक, उसी प्रकार हम जानते हैं अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटम का साइज बढ़ रहा है। हमको सबको बच्चों को मालूम है कि ऊपर से नीचे आने से साइज बढ़ता है। तो जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे साइज हमारा बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो हमारा इसका मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम EN लिख देते हैं शॉर्ट में, वो घटता चला जाएगा। क्योंकि छोटे साइज में ना आकर्षण ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के लिए और बड़े साइज में आकर्षण कम होगा। इस बात को बच्चे आप जानते हैं, नहीं जानते तो उसको समझ लें। आगे इसी चीज़ का अप्लाई हम लोग करेंगे अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय। ठीक, इसको अगर नोट करना है तो कर लो। बाकी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ाएंगे, है ना, कि साइज का वेरिएशन कैसे होता है, साइज छोटा क्यों होता है लेफ्ट टू राइट जाते समय, ये सभी चीज़ को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपके सामने। ठीक है, तो चलो एक बात समझते हैं हम यहाँ पर। हम ना कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है, कौन सा, पीरियड नंबर 2 का कौन सा है तो बोलेंगे सर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, चलो यहाँ पर चाहे ना तो हम याद रख सकते हैं, जैसे फ्लोरीन का 4 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 3 होता है, लेकिन उसमें ना कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों, बच्चे याद नहीं रख पाते हैं। तो हम बोलेंगे ठीक है, एक काम करो, हमें अगर याद नहीं करना है ना किसका कितना होता है, तो हम जान रहे हैं ना कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ना, बोलो बच्चों, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है हमारा ये सारा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट जैसे हम जाएंगे तो साइज क्या होगा, छोटा होते जाएगा। साइज छोटा होते जाएगा तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं ये किसके बारे में बता रहे हैं कहानी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ये जो हम एरो दिखा रहे हैं किस चीज़ के लिए, मतलब लिथियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, बेरिलियम, बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, कार्बन से ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट टू राइट हमारा जाते जाते बढ़ेगा। बात आई समझ में? ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट के ऊपर हमें ये चीज़ अप्लाई की है। हम बोलेंगे देखो बच्चों, जब क्लास में हम बताते हैं तो ऐसे बताते हैं कि याद करो फ्लोरीन का 4 होता है, इसका 3.5, इसका 3, इसका 2.5, इसका 2, है ना। क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखो ध्यान से, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बुक में लिखा रहता है 4 रहता है, ठीक, इसका 3.5 रहता है, इसका 3 होता है, इसका 2.5 होता है, ठीक, इसका 2 होता है, इसका 1.5, इसका 1, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसा हमको बुक में दिया रहता है। लेकिन समझो ये ना हम अप्रॉक्स डाटा लिख रहे हैं क्योंकि ये याद करने में हमें मदद मिले, 0.5 कम करो, 0.5 कम करो, 0.5 कम करो, 0.5 कम करो, 0.5 कम करो। लेकिन देखो एग्जैक्ट ऐसा होता नहीं, कार्बन का एग्जैक्ट 2.5 नहीं होता है, नाइट्रोजन का एग्जैक्ट 3 नहीं होता है, ऑक्सीजन का एग्जैक्ट 3.5 नहीं होता है। एक हम अप्रॉक्स डाटा बता दिए, इसको याद नहीं करना है तो इससे हमारा काम बन जाएगा, ठीक। चलो इसके नीचे आते हैं बच्चों हम थर्ड पीरियड, ठीक है, थर्ड पीरियड। तो ये जो एग्जैक्ट डाटा लिखे हैं इसमें कन्फ्यूजन आता है क्या, कि कभी कभी ना हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, सर नाइट्रोजन का भी आप यहाँ 3 लिखें, क्लोरीन का भी 3 लिखेंगे तो किसका ज़्यादा होगा। तो देखो क्लोरीन का 3 से हल्का सा ज़्यादा होता है ना, 3 से हल्का सा ज़्यादा, इसलिए नाइट्रोजन और क्लोरीन में ज़्यादा होता है, इसलिए हम इस डाटा को प्रेफर नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हम ना डाटा को प्रेफर नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को लिखें। अब हम थर्ड पीरियड में जा रहे हैं, देखो ध्यान से, थर्ड पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, है ना, यहाँ पे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो वही बात होगा, सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा इस ऑर्डर में इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। इसका भी अगर याद रखना है बच्चों तो ध्यान रखो, सोडियम का 0.9, इसका 1.2, इसका 1.5, इसका 1.8, इसका 2.1, इसका 2.5 और इसका 3। तो देखो ये अप्रॉक्स डाटा लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि इसका एग्जैक्ट में 1.8 ही है, अप्रॉक्स लिख दिए ताकि आपको याद करने में मदद मिले। ऊपर वाले में सब में हम 0.5 जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, इसमें 0.3 जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। अब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे अलग अलग पीरियोडिक टेबल में अलग अलग डाटा मिलेगा, जैसे किसी में 0.916 मिलेगा, किसी में 1.24 ऐसा मिलेगा। तो बोलेंगे उतना हमें एग्जैक्ट याद करने की आवश्यकता
नहीं होती, बस हमें ये समझना है कि लेफ्ट टू राइट जाते समय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा बढ़ रहा है। ध्यान रखना क्लोरीन का ना 3.16 के अप्रॉक्स में, मतलब हम इसको भी 3 लिख देते हैं, हालांकि मान लो क्लोरीन का ना नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, ऐसा समझना, ठीक है, क्लोरीन का नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, ऊपर से नीचे जाते समय बच्चों हम समझे हैं कि साइज क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, तो जैसे बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटते चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। बात समझ में आ रहा है? ये बात को भी हम याद रखेंगे, समझ में आ रहा है? ये बात को भी हम याद रखेंगे। इसका 3, इसका लगभग में 2.8 हम लोग मान लेते हैं, इसका 2.5 मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि एग्जैक्ट 2.5 नहीं होता है, एक रफ डाटा यहाँ पे हम लिख रहे हैं। उसी प्रकार याद रखेंगे हाइड्रोजन का सबसे ऊपर पे है, हाइड्रोजन का लिथियम से ज़्यादा, इसका 2.1 के अप्रॉक्स में हम मान रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट में 2.1 नहीं होता है, हर बुक में अलग अलग इसका डाटा थोड़ा दिया रहता है। क्लियर है? तो चलो इस बात को अगर हम बच्चे समझ लेते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है और ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा है, तो बोलेंगे यहाँ पे बहुत मदद मिलेगा अभी ऑक्सीडेशन नंबर को हमें निकालने के लिए। कहानी क्लियर है बच्चों? तो चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लें, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, करना क्या है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो बोलेंगे कोई फॉर्मूला याद करने का आवश्यकता नहीं है, मतलब कुछ रूल्स जो लिखा होता है बुक में उसको याद करने का उतना आवश्यकता नहीं। हालांकि बाद में हम वो चीज़ बता देंगे कि अल्कली मेटल्स का +1 लेना है हमें ग्रुप नंबर 1 का, ग्रुप नंबर 2 का +2 लेना है, हाइड्रोजन रहेगा तो +1 लेना है जनरली अगर कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो अगर मेटल के साथ जुड़ा है तो -1 ले लेना, ऑक्सीजन है तो -2 लेना जनरली अगर वो कंपाउंड में प्रेजेंट है। ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, कंपाउंड में प्रेजेंट, इसका मतलब ऑक्सीजन कंपाउंड बना चुका है। अगर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में रहेगा तो उसका 0 होता है। इन सभी बात को इस लेक्चर में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमारा ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा है जैसे फ्लोरीन, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का निगेटिव से बदल के पॉजिटिव हो जाएगा, +1 +2। तो बोलेंगे इन सभी बातों को ना याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आज देखो उसी के ऊपर हम लोग सवाल करेंगे और कॉन्सेप्ट को अपने हम क्लियर बनाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि हमें निकालना है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर किसका। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर HF का, ठीक है, HF का सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो कुछ नहीं समझना, एक बात समझना है बच्चों कि ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसको -1 देना है और लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को +1 देना है। समझो बात को, फ्लोरीन को कितना मिलेगा, -1 और हाइड्रोजन को +1। इस बात को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो किसी एक बॉन्ड पर दोनों में से जो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, क्योंकि मालूम है दोनों सेम एटम तो है नहीं कि दोनों हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर हमारा सेंटर पे रहेगा, ऐसा तो होगा नहीं। बोलेंगे एक हाइड्रोजन है तो दूसरा फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर किधर शिफ्ट हो जाएगा, फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चों, अगर ये इस बॉन्ड को हम तोड़ने का कोशिश करें, इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ने का कोशिश करें तो फ्लोरीन की तरफ टूटेगा ना, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2, उसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या ये बॉन्ड बीच में से टूटेगा, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ना दोनों एटम अलग अलग है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है ना वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी छीन लेता है। तो फ्लोरीन पे आ जाएगा -1 चार्ज और इस पे आ जाएगा +1 चार्ज। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दान कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन कहेगा कि मेरा उतना क्षमता नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ पाएंगे। बॉन्ड बनने से पहले वो इलेक्ट्रॉन मेरा बिल्कुल था, लेकिन जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा ना तो अब दोनों का इस पर शेयरिंग हो गया है। लेकिन अब अगर बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन के वश में नहीं रहेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को बचा पाएगा, फ्लोरीन छीन के लेकर चला जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा ताकतवर है। बात समझ में आ रहा है? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बन जाएगा, अब अगर हम इससे बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -1, इसके ऊपर आएगा +1। देखो बॉन्ड बनने से पहले हाइड्रोजन के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनाया, ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों बनाया, तो देखो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों को जरूरत था ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करने का, तो ऑक्सीजन क्या किया, हाइड्रोजन से दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। तो देखो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया। तो लालच में आके हाइड्रोजन ऑक्सीजन से शेयरिंग किया था। लेकिन अब अगर बॉन्ड तोड़ेंगे हम बाय द वे तो बोलेंगे ये बॉन्ड पे अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का अधिकार नहीं रह पाएगा, ऑक्सीजन छीन लेगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट है हाइड्रोजन से। ये पेयर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है किसके तरफ, ऑक्सीजन की तरफ। बस आ रही है समझ में? तो बोलेंगे जैसे हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। तो बोलोगे ना सर अभी काहे सिखा, सर जो बोल रहे थे आप यहाँ +1 -1 का क्या मतलब है, तो वही मतलब है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बॉन्ड टूटेगा
तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कौन लेके चला जाएगा, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन का ही है ना, गेन किसका किया, हाइड्रोजन का, ये वाला, इसलिए -1। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक, इसलिए उसके ऊपर +1। जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या रिलीज करता है उसके ऊपर +1 चार्ज आता है। कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय सबसे बेस्ट मेथड यही है कि कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई रूल याद नहीं करना है, एक सिंगल बॉन्ड को देखना है, उसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहेगा उसके ऊपर -1, दूसरे वाले के ऊपर +1। बस यही रूल को समझेंगे, सारा कहानी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी ऑक्सीजन के ऊपर में जैसे यहाँ पे अभी हम देखेंगे, ऑक्सीजन का भी एग्जांपल देखेंगे, पर इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो बोलेंगे, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, एक हमारे सिंगल बॉन्ड में हर एक प्रत्येक बॉन्ड को हमें देखना है, जो एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उसको -1 चार्ज देना है, अगले वाले को +1। इसका मतलब अगर हम तुमसे पूछेंगे HF में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है तो बोलोगे -1 और हाइड्रोजन का +1। बताया समझ में। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे वाटर का। हमको मालूम है वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक, तो बोलेंगे इस बॉन्ड को देखो, इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वाटर में। ठीक है, तो बोलेंगे क्या करना है, तो बोलेंगे इस बॉन्ड को देखो, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन का हम लिखा है तो 3 है, हाइड्रोजन का 2.1 है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम रहेगा उसके ऊपर -1 चार्ज देना है, कम वाले के ऊपर +1 चार्ज देना है। उसी प्रकार ये बॉन्ड तो देख लिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया, इस वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। बात आया समझ में। तो यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया है, -2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का वाटर में कितना हो जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से निकालेंगे, कोई सवाल हमें गलती नहीं होगा, सारा का बन जाएगा। हमें कुछ याद नहीं करना है कि हाइड्रोजन का +1 लेना है, ऑक्सीजन का -2 लेना है। ठीक है, ऑक्सीजन का बाद में हम समझेंगे कि -2 आता है जनरली जब वो कंपाउंड में प्रेजेंट है ना, वो लास्ट में, पहले इस बात को समझते हैं हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलो एमोनिया का हम लोग जानते हैं, फार्मूला NH3 होता है। तो हमें एमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो करना क्या, देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एमोनिया में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। ठीक, प्रत्येक बॉन्ड को देखो, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को देखना एक एक करके। ठीक है, बोलेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन है, बोलेंगे नाइट्रोजन। अभी हम चार्ट भी लिखे थे, नाइट्रोजन का 3 था, हाइड्रोजन का 2.1 है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो अगर ये बॉन्ड को तोड़ोगे तो किधर तोड़ोगे, नाइट्रोजन की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे अगर बॉन्ड टूटेगा तो कौन किसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो बोलेंगे नाइट्रोजन, तो इसका मतलब उसके ऊपर -1 चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज। उसी प्रकार इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, तो बोलेंगे हाइड्रोजन के ऊपर +1, नाइट्रोजन के ऊपर -1। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, तो बोलेंगे नाइट्रोजन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। तो नेट चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर कितना आया बच्चों, -3। तो नाइट्रोजन का, अगर इसको हम x एज्यूम करें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर x एज्यूम करें, तो x बराबर कितना आता है, -3। बात आया समझ में। एक तरीका भी होता है बच्चों, ध्यान से समझो इसको बनाने का, कि अगर हमें इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कर, हालांकि समझना इसी तरह से, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है, इसमें कभी गलती नहीं होगा। लेकिन बोलेंगे अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक दूसरा तरीका भी होता है, क्या, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने कहा गया उसको x मान लें। ठीक, चलो 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो उसके लिए 3 रखते हैं। हाइड्रोजन का होता है कितना, +1 होता है बच्चों, कितना होता है, +1, तो यानी कि 1 लिखो, बराबर नेट चार्ज इस कंपाउंड के ऊपर क्या है, तो बोलेंगे सर नेट चार्ज तो 0 है ना। जैसे फॉर एग्जांपल CO3 2- में नेट चार्ज कितना है, तो बोलेंगे 2- है। ठीक, CO2 में कितना चार्ज है, तो बोलेंगे 0 चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना होता है, जो इसके ऊपर दिखता है, कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ 0 करो तो यहाँ से x = -3 हमारा क्या आएगा, चार्ज आएगा। उसी चार्ज को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर एमोनिया में कितना हुआ, तो -3। बात आ रही है समझ में। यहाँ पे ऐसे करके भी बना सकते हैं, हर एक बॉन्ड को देखो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है उसको -1 चार्ज दो, लेस वाले को +1 दो। अब फाइनली सबको जोड़ देना, कितना बार निगेटिव आया, तो सब मिलके -3। तो यहाँ से भी -3 आ रहा था, यहाँ से भी -3 आ रहा था। ये जो x मान के बना है ना बच्चों, इसमें तुमको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का कितना होता है। तो बोलेंगे देखो कैसे याद रखेंगे, बोलेंगे सर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन एक ठोक किसी को लूज करेगा, तो लूज करने पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का कितना लेते हैं, +1 लेते हैं। तो हाइड्रोजन जुड़ा किससे है, नाइट्रोजन से जुड़ा है ना। तो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसको +1 मिलता है।
तो वो धीरे धीरे जो बोलते हैं उसको सुनते जाना, लास्ट में सब कुछ जोड़ देंगे एक जगह पे ले जाके, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो बोलेंगे हाइड्रोजन का 2 चीज़ आता है हमेशा, चाहे तो +1 या -1, इसके अलावा हाइड्रोजन का नहीं आएगा कुछ, ठीक है ना, चाहे तो +1 आएगा या -1 आएगा। तो +1 कब लेंगे? अगर हाइड्रोजन जिसके साथ जुड़ा है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर है, इसका मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा हमेशा। अगर हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ जुड़ा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन पे -1 आएगा। क्या बोल रहे हैं समझो यहाँ पे, इसको मिटाएं। चलो हम बोल रहे हैं अमोनिया में हाइड्रोजन जिस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? नाइट्रोजन का हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन पे आए +1, नाइट्रोजन पे -1 प्रत्येक बॉन्ड में। उसी प्रकार मान लो सोडियम हमारा हाइड्रोजन के साथ कभी जुड़ जाए, सोडियम जुड़ जाए हाइड्रोजन के साथ, तो बोलेंगे ध्यान से समझो सोडियम और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? तो बोलेंगे देखो ध्यान से, अभी जो चार्ट लिखा थे हाइड्रोजन का अप्रॉक्सीमेट 2.1, बोलेंगे डाटा याद मत करो, हमें याद रखना है कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो हाइड्रोजन के नीचे लिथियम था, उसके नीचे सोडियम था, तो ऊपर से नीचे जाते साइज बढ़ गया, साइज बढ़ा तो बोलेंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम था, सोडियम ऊपर से नीचे जाते जाते साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों? तो बोलेंगे हाइड्रोजन खींचेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर -1, नाइट्रोजन सोडियम के ऊपर +1। हमेशा एक बॉन्ड में ध्यान समझना एक ही +1 और -1 देना, ऐसा नहीं कि सर यहाँ +2 दे सकते हैं -2 दे सकते हैं, बोलेंगे नहीं, एक बॉन्ड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन ना कोई किसी का खींचेगा जी। जैसे सोडियम हाइड्रोजन में नाइट्रोजन यहाँ इस वाले बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? तो बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन तो स्वयं नाइट्रोजन का ही था, तो इसको खींचने का तो कोई बात नहीं है, तो खींचेगा किसका? इसी का ना खींचेगा, बताया सर में, इसलिए +1 -1 आता है। इसके अलावा कभी डाउट मत करना सर यहाँ +2 आ सकता है -2 आ सकता है, बोलेंगे नहीं, 2 बॉन्ड रहेगा तो फिर +2 -2, अभी करके दिखाते हैं। अगर 2 बॉन्ड रहेगा तो फिर +2 -2, एक बॉन्ड रहेगा तो बोलेंगे हमेशा एक पे +1 अगले पे -1, हमेशा। कब? जब अलग अलग एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि सर एक तो हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो इसका -1 इसका +1, नहीं, तब तो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर पे है ना, तब इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर पे है तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बोलेंगे नहीं, तब चार्ज इस पे भी 0 आएगा, इस पे भी 0 आएगा, बताया सर में। बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड में अगर अलग अलग एलिमेंट है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज़्यादा है तो बोलेंगे एक पे +1 एक पे -1, समझ में आ रहा है। और एक से ज़्यादा बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन किसके साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, मान लो कहीं पे बनाया है, या मान लो ऐसे करके सल्फर ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाया है, ठीक है, ऐसे करके मान लो इधर कुछ और जुड़ा इधर कुछ जुड़ा है। इस बॉन्ड में ऑक्सीजन और सल्फर में हमको मालूम है ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ऊपर से नीचे आते आते हमारा साइज छोटा होता है। ऑक्सीजन सल्फर एक ही ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। तो इस बॉन्ड में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 सल्फर के ऊपर +1, उसी प्रकार इस बॉन्ड में देखना तो ऑक्सीजन के ऊपर -1 सल्फर के ऊपर +1, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे -2 आया। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं, जैसे बच्चों तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा कि सर यहाँ +2 -2 हो सकता है, बोलेंगे नहीं, सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक पे +1 तो दूसरे पे -1। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -1 क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है, और इस बॉन्ड के लिए फिर से ऑक्सीजन पे -1 क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। तब इस प्रकार से हम बोलेंगे सर यहाँ -2 चार्ज आया। लेकिन सिंगल बॉन्ड में हमेशा एक पे -1 एक पे +1, क्लियर है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उस पे -1 एक पे +1। तो चलो हम वापस यहीं पे थे बच्चों, कहाँ? हाइड्रोजन के ऊपर। तो हाइड्रोजन का हमेशा 2 चार्ज आएगा, आइदर +1 या -1। अगर हाइड्रोजन जिस कंपाउंड में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन पे +1। लेकिन हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, है ना, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, बाकी ये सब मेटल है, तो हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम या मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा, तो इसके ऊपर कितना आएगा? -1 आएगा। फॉर एग्जांपल मान लो लिथियम के साथ हाइड्रोजन हमारा जुड़ा हुआ है, तो हमें मालूम है लिथियम मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन खींचना, बात समझ में आ रहा है ना। और वैसे भी जानते हैं लिथियम हाइड्रोजन से नीचे है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, तो कम होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 +1। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गया कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा है तो हाइड्रोजन का ये चार्ज लेना -1, और किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो +1। समझा? यहाँ से हमको बात याद भी हो गया, अदरवाइज ये तो हमें स्ट्रक्चर वाला चीज़ समझ में आ ही रहा है। कहानी क्लियर है बच्चों? चलो नाइट्रोजन का निकाल लिए, अमोनिया में आगे और बढ़ते हैं, धीरे धीरे चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। बोलेंगे कभी भी ना बुक में लिखा रहता है इसका -2 ले लो, इसका +2 ले लो, कभी याद मत करो, चीज़ को समझ लो फिर याद करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कार्बन के ऊपर। तो बोलेंगे सर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसमें? मीथेन में। तो 2 तरीका है, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बोलेंगे चलो स्ट्रक्चर बनाओ, सब जानता है कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो बोलेंगे ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। चलो
अब बोलेंगे प्रत्येक बॉन्ड को देखते जाना, बोलेंगे कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा था, तो हम जानते हैं हाइड्रोजन का 2.1, कार्बन का अप्रॉक्सीमेट 2.5, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं भी करेंगे तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, एक से ध्यान रखना बच्चों, नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात की है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था, 3 लिखे थे और नाइट्रोजन का 3, तो याद रखना क्लोरीन का ना नाइट्रोजन से हल्का सा ज्यादा होता है, क्लोरीन का 3.16, नाइट्रोजन का 3.04, इसलिए क्लोरीन का हल्का सा ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि हम जो डाटा लिखे हैं उसमें अप्रॉक्स डाटा लिख दिए हैं, है ना, 3 वो याद रखने के लिए 0.3 बढ़ा करके, लेकिन तुम इसमें ध्यान रखना नाइट्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन का ज्यादा होगा। चलो ठीक है, उसी प्रकार फास्फोरस का भी हम 2.1 लिखे हैं, हाइड्रोजन का 2.1, दोनों का सेम लिखे थे, लेकिन याद रखना फास्फोरस का, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि वो हम अप्रॉक्स डाटा लिखे हैं, फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक है, चलो बोलेंगे सेम पीरियड में कोई कंफ्यूजन नहीं है, होता क्या ऊपर वाला पीरियड और नीचे वाले पीरियड में कुछ एलिमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, है ना, कुछ एलिमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन और फास्फोरस में जनरली कंफ्यूजन होगा, हम जो डाटा लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं फास्फोरस का 2.1 जो लिखे थे ना उससे हल्का सा ज़्यादा ही होता है, समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको फास्फोरस का ज़्यादा मानेंगे। ठीक है, चलो सवाल करेंगे धीरे धीरे, मेन हमको इस पर सीखना है ना, वो डाटा थोड़ी याद करके रखना है। चलो इस बॉन्ड में एगो पकड़ो, इसमें किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बोलेंगे कार्बन का, तो अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो किधर तोड़ेंगे, कार्बन की तरफ, तो कार्बन पे -1 चार्ज आएगा, हाइड्रोजन पे +1 कहाँ आया कि बॉन्ड जब टूटेगा ना तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खो देगा, है ना, कार्बन इसका मतलब उससे छीन लेगा, तो कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन छीनेगा हाइड्रोजन से, तो 1, इसलिए इसके ऊपर 1 माइनस आया, और ये चूंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसके ऊपर +1 चार्ज आया। उसी प्रकार इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो कार्बन पे आएगा -1, हाइड्रोजन पे आएगा +1। उसी प्रकार इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। उसी प्रकार इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन पे +1 और कार्बन पे -1। देखो इसी चीज़ को हम बार बार लिख रहे हैं, तो टोटल कार्बन पे जो क्या बार चार्ज आया, -1 4 बार आया, तो टोटल अगर कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम x माने तो x बराबर कितना आ रहा है बच्चों, -4। मेरे ख्याल से हम जो भी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं तुम समझ पा रहे हो। एक सिंगल बॉन्ड में देखना जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसको -1 देना, अगले को +1 देना। काहे -1 देंगे, क्योंकि वो एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज़्यादा है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कोई किसी से खींचता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आता है। नहीं विश्वास है तो देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281 होता है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा तो उसके ऊपर 1 प्लस चार्ज आता है। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सोडियम से तो Cl माइनस आएगा। बात आया समझ में, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से कोई अगर गेन किया तो -1 चार्ज, इसको -1 ही तो बोलेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर +1 चार्ज। कहानी स्पष्ट है, वही चीज़ तभी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार रिपीट करने का मेरा मकसद यही है कि आपका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर को देखने के बाद ऐसा ना लगे आपको कि मेरा समय बर्बाद हो गया। ठीक है, चलो एक तरीका ये है, अगला हम x मान के बनाते हैं, तो चलो x मान लेते हैं, +4 इंटू हाइड्रोजन का कितना लोगे, 2 ही होता है हाइड्रोजन का, आइदर +1 या -1। तो +1 कब लेंगे, जब हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, क्योंकि वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और हाइड्रोजन का -1 कब लेंगे, जब हाइड्रोजन जिस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल मेटल के साथ जोड़ दो सोडियम को, तो इसका -1 +1। तो चलो अभी हम तुमको याद भी करा देंगे। तो हाइड्रोजन का यहाँ कितना ले 1, और नेट चार्ज बोलो इस कंपाउंड पे कितना है 0, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा -4। समझ में आया, देखो वहाँ से भी -4 आया था, यहाँ से भी -4 आया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बच्चों हमारे लिए बहुत जरूरी है, तब उसी की मदद से हम रिडॉक्स रिएक्शन को आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं CH3Cl। यहाँ पे किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। तो देखो चलो इसका फोटो बनाते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 ठो, तो बना लो, कहीं भी बना लो, और 1 ठो क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है कहानी, चलो अब देखो एक सिंगल बॉन्ड में कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो बोलेंगे इस बॉन्ड में कार्बन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ठीक, इस बॉन्ड में कार्बन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। इस वाले बॉन्ड पे कार्बन खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 और कार्बन के ऊपर -1। देखो ये कार्बन का चार्ज यहाँ +1 लिखे हैं। इस बॉन्ड में बच्चों क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, क्लोरीन का 3.16, ऐसे याद रखना, या 3 मान लो, या ऐसे भी समझते हैं क्लोरीन हाइड्रोजन का कार्बन से ज़्यादा होता है। तो ये खींचेगा तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1। तो जो टोटल चार्ज देखना ध्यान से कितना आ रहा है, कुछ गलती तो नहीं लिखे हैं, -1, सॉरी यहाँ पे गलती लिखे हैं। देखो ये हाइड्रोजन कार्बन में, यहाँ कार्बन के ऊपर -1 आएगा क्योंकि कार्बन खींच रहा है ना। देखो 3 निगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, मतलब 3 बार हमें -1 है और 1 बार +1 आया, कट जाएगा तो कितना आया बोलो, -2। समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर हम x माने ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, -2। चाहे ऐसे करो या यहाँ x मानते हैं।
तो बोलेंगे सर x हुआ कार्बन का, 3 इंटू हाइड्रोजन का कितना हुआ, 1 हुआ। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा, तो +1। चूंकि हाइड्रोजन यहाँ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हाइड्रोजन का +1। चलो क्लोरीन का कितना, तो क्लोरीन का होता है बच्चों -1, ध्यान रखना क्लोरीन का कितना होता है -1। तो जोड़ो कितना हो गया, x + 3 - 1 = 0, तो इसको सॉल्व करोगे x = -2, दोनों से सेम चीज़ आ रहा है। क्लोरीन का -1 क्यों लिए, तो समझ लेते हैं चीज़ को। तो बोलेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2 8 7 होता है। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 की आवश्यकता है, ताकि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। 2 8 8 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2 8 8 बात समझ में आया बच्चों। तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता था ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसके ऊपर -1 चार्ज आया। तो क्या क्लोरीन का हमेशा -1 ही रहेगा, बोलेंगे नहीं, क्लोरीन के ऊपर भी यही कहानी है। +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बात को समझना, +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। क्लोरीन का तो बहुत सारा आ सकता है बच्चों, बहुत सारा आ सकता है, +1 +3 +5 +7 भी आ सकता है, अलग अलग कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि क्लोरीन किसके साथ जुड़ा हुआ, ये हम लोग देखते हैं। इसलिए ना हम लोग कभी बच्चों, हम अपने लेक्चर में कभी ये नहीं बताएंगे क्लोरीन का याद कर लो -1, बोलेंगे ना क्लोरीन जिस एटम के साथ जुड़ा है उसको देखो कि वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है या कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। फॉर एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसको मिटाते हैं फिर बताएंगे, यार साइड में करके बताते हैं। तो जैसे हम तुमको क्या बोले, क्लोरीन का याद मत करो, इस बॉन्ड में देखो ना, इस बॉन्ड में देखो क्लोरीन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड जुड़ा है, कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्लोरीन खींचेगा, एक ही बॉन्ड है ना, तो क्लोरीन के ऊपर -1, एक बॉन्ड में एक निगेटिव, इसके ऊपर एक पॉजिटिव, सिंपल सा खेल है ना। नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल में देखना क्लोरीन का +5 भी आ जाएगा, करके दिखाएंगे एग्जाम्पल। इसके बाद एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें हम लोग बेहतरीन सब एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे फिर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर हम क्लोरीन को फ्लोरीन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, अब हम क्या लें, क्लोरीन का -1 ले या +1 ले, तो बोलेंगे जाहिर सी बात है, फ्लोरीन क्लोरीन में हम लोग जानते हैं ऊपर से नीचे आते समय साइज बढ़ता है, फ्लोरीन से बड़ा साइज है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन से कम होगा, इसलिए फ्लोरीन खींचेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, तो बोलेंगे इसके ऊपर -1 तो +1। तो देखो यही क्लोरीन है यहाँ पर, इसका हम लोग लिए -1, और यही क्लोरीन है इस सवाल में जिसका लिए +1। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन उसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल सकता है, इसलिए हम कभी नहीं बोलेंगे तुम याद कर लो, हम बोलेंगे स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने में एक बॉन्ड में एक को -1 तो अगले को +1, किसको -1 देंगे, जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव रहेगा। कहानी स्पष्ट है। तो दिस इज आवर बेस्ट मेथड, है ना, ये हमारा बेस्ट मेथड रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। क्लियर है। चलो क्लोरीन का यहाँ कितना लिए थे, -1 लिए थे, याद रखना, ठीक है। चलो CS3Cl हो गया, और बनाते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल बच्चों हम लोग लेते हैं CH2Cl2, इसमें कार्बन का निकालना है। तो चलो पहले x मान के ही बना लेते हैं। x लिए 2 इंटू हाइड्रोजन का +1, क्योंकि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन का कम होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और क्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाता है ना, तो इसका कितना लेंगे, -1 लेंगे, क्योंकि क्लोरीन हमारे कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नेट चार्ज इसके ऊपर कितना, 0, तो x + 2 - 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया, 0। ये ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का इस सवाल में आ रहा है, मतलब कार्बन के ऊपर कोई चार्ज आने वाला नहीं है। इसको स्ट्रक्चर से करके देखते हैं। बीच में कार्बन है, इधर भी क्लोरीन है, इधर भी क्लोरीन है, ऊपर क्या है हमारा, हाइड्रोजन है, नीचे भी हमारा हाइड्रोजन है, ठीक। इस बॉन्ड में कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बच्चों, बोलो। तो बोलेंगे क्लोरीन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन, तो बोलेंगे क्लोरीन का 3.5 था लगभग में, हम देखें, सॉरी 3 था, 3.16, और कार्बन का कितना था, 2.5। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर -1, कार्बन के ऊपर अपोजिट +1 आया। इस बॉन्ड में क्लोरीन के ऊपर -1 आया, कार्बन के ऊपर +1 आया। अब इस बॉन्ड में देखो बच्चों, कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींच देगा, तो बोलेंगे सर कार्बन खींचेगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये खींचेगा, तो इस बार इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, और इस बॉन्ड में कार्बन खींचेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 और कार्बन के ऊपर -1। अब नेट चार्ज देखो तो जोड़ के 2 बार +1 आया है ना, अब 2 बार -1 आ गया, तो नेट कितना हो गया, 0। तो बोलेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस सवाल में CH2Cl2 है ना, डाइक्लोरोमीथेन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, उस पर 0 आ गया, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, कार्बन का हर एटम का डिपेंड करता है कि किस सवाल में वो किस एटम के साथ जुड़ा हुआ है ना। कभी याद करके मत रखो, नहीं तो कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चैप्टर को जितना आसान बना लो उतना बेटर है हमारे लिए, ठीक है। चलो CH2Cl2 इसको भी नोट कर लो, 0 आया यहाँ पे कार्बन का। अगला सवाल हम आ रहे हैं, लिखो CHCl3, लिखो CHCl3। एक समय ऐसा आएगा जो कि सवाल हम लोग देखेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें निकालो x मान के, तो x है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का -1 लेते हैं हम लोग, बराबर 0। अगर क्लोरीन का लेना है तो कितना लो, -1 लो, समझ में आ रहा है, क्लोरीन का लेना है तो -1 लो। अगर वो अपने से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा है तो, और क्लोरीन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा तो उसका +1 आ जाएगा,
समझ आ रहा है? तो डिपेंड करेगा क्लोरीन किसके साथ जुड़ रहा है ना, ध्यान समझो। तो इसको जरा सॉल्व करो, x + 1 - 3 = 0 सॉल्व करोगे तो x बराबर +2। स्ट्रक्चर बनाओ, कार्बन के साथ यहाँ हमारा 3 क्लोरीन जुड़ा है और 1 हाइड्रोजन। इस बॉन्ड में कौन किसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन क्लोरीन है तो इसके ऊपर -1, तो कार्बन के ऊपर +1। इस बॉन्ड में इसके ऊपर -1 तो इसके ऊपर +1। इस बॉन्ड में इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर -1 तो कार्बन के ऊपर +1। ठीक, ध्यान से समझना। और हाइड्रोजन कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो कार्बन, तो खींच लेगा -1, हाइड्रोजन के ऊपर +1। अब नेट चार्ज यहाँ देखो 3 बार +1 आया है, ठीक है, 3 बार +1 और 1 बार -1 आया तो कटा, तो नेट चार्ज कितना आया? 2। देखो वही चीज़ यहाँ पे आया था। तो CaCl3 जिसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, उसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो ये सवाल में ना हमको याद रखना पड़ेगा, क्लोरीन का -1 लेना है ना, बोलेंगे इसमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक बॉन्ड को देखो, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर -1 और अगले वाले पे +1, और सब नेट एक बार मिलकर जोड़ लो तो पता चल जाएगा आंसर। कहानी क्लियर है? चलो CaCl3 के बाद आते हैं हम क्लोरोफॉर्म, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड के ऊपर, CCl4 के ऊपर, है ना, CCl4 के ऊपर। उसका देखो +4 आना चाहिए, देख लो ध्यान से। CCl4 है, किसका निकालना है? कार्बन का। तो x मानो, क्लोरीन का कितना लेते हैं? -1 बराबर 0 = +4। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोरीन है, कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, ऊपर भी जुड़ा है और नीचे भी जुड़ा है। इस बॉन्ड में कौन ज़्यादा ताकतवर? बोलेंगे क्लोरीन -1, कार्बन +1। इस बॉन्ड में क्लोरीन -1, कार्बन +1। इस बॉन्ड में क्लोरीन -1, कार्बन +1। इस बॉन्ड में क्लोरीन -1, कार्बन +1। तो देखो कार्बन पे 4 बार आया है, +1 +1 +1 +1, तो नेट क्लोरीन पे कितना आ जाएगा? +4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। कहानी स्पष्ट है नहीं बच्चों? बोलो। तो चलो यहाँ तक सही है, आगे और बढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ढेर सारे एलिमेंट का निकालेंगे। बोलेंगे कुछ मत रटो, क्या करना है नहीं करना, सिंपली बनाते चलो, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं हम लोग, कार्बन लिए हैं जैसे, देखो ध्यान से। अब बोलेंगे ना H2S है मेरे पास, क्या है? H2S। इसमें सल्फर का बताओ। तो सिंपल, हाइड्रोजन का कितना लोगे? +1। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है। +1 कहा लिए, +2 कहने लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? इसलिए +1 लिए। प्लस सल्फर का x मानो = 0, तो x बराबर हमारा -2 आ गया। ठीक, अगर ऐसे नहीं समझना है, स्ट्रक्चर से समझना है तो बनाते हैं स्ट्रक्चर। बोलेंगे H2S का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बोलेंगे सल्फर 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होता है। ठीक, बोलेंगे इस बॉन्ड में ज़्यादा ताकतवर कौन है? तो जाहिर सी बात है सल्फर है भाई, सल्फर है। तो बोलेंगे सल्फर इलेक्ट्रॉन खींचेगा किसके? हाइड्रोजन का, तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1। यहाँ पे खींचेगा सल्फर तो -1 और हाइड्रोजन के ऊपर +1। तो सल्फर के ऊपर नेट चार्ज कितना आया? बोलो -2। अब बोलोगे सर हमको ना H2S का स्ट्रक्चर अगर नहीं बनाने आए तो बोलेंगे उसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। उसके लिए क्या करना है बच्चों? लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो चलो वो भी सिखा देते हैं, एकदम स्पीड में हम सिखा देंगे। तो देखो -2 दोनों तरफ से आ रहा है, तो बोलेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? तो बोलेंगे देखो ध्यान से, उसके लिए हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन गिनते थे, किसके ऊपर? हाइड्रोजन और सल्फर के ऊपर। कौन वाला? वैलेंस वाला। तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और सल्फर चूंकि ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, तो वैलेंस सेल ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, चाहे सेलेनियम हो टेलोरियम हो, सबके ऊपर +6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 और 2 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी 8 इलेक्ट्रॉन को हम खर्च करते थे कनेक्ट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। किसको? हाइड्रोजन और सल्फर को। ठीक है, तो बोलेंगे सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है, दोनों साइड हाइड्रोजन को जोड़ दिए। तो इस दौरान बॉन्ड बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया? 4। तो बचा कितना? 4। इस 4 से ना हम बाहर वाले एटम का ऑक्टेट पूरा करते थे। तो क्या ऑक्टेट पूरा होगा हाइड्रोजन का? बोलेंगे नहीं, हाइड्रोजन तो डुप्लेट पूरा करता है। तो बच गया तो किसके ऊपर चला जाएगा? सेंट्रल एटम के ऊपर चला गया। क्या स्ट्रक्चर सही है या गलत है? बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। सल्फर 2 बॉन्ड बना सकता है, 4 बना सकता है, 6 बना सकता है। तो क्या यहाँ 2 से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा सल्फर? बोलेंगे अगर बनाएगा ना तो फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा हो जाएगा। मान लो सल्फर को इस सर घुमा के वैसे कर दिए तो हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना लेगा, जो कि कभी नहीं बनाता है। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर आया हमारा 100% सही है। इसमें सल्फर के ऊपर -2 चार्ज आएगा और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। कहानी स्पष्ट है? तो चलो अभी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर को भी धीरे धीरे तुमको सिखाएंगे ताकि तुम्हारा रिवीजन होता रहे। ठीक है बच्चों, तो टाइम अभी मेरा लगभग 45 मिनट्स के अप्रॉक्स होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन अभी हम कुछ और इसमें सवाल करेंगे, है ना। चलो H2S अगर मेरा हो गया है तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी हम आपको सिखाएंगे और यहाँ पे बिना स्ट्रक्चर का भी बनाएंगे, और एंड में हम
बताएंगे कि ऑक्सीजन का कितना लेना चाहिए, किसका कितना लेना चाहिए। आज या नेक्स्ट लेक्चर में हम बता देंगे उस चीज़ को, है ना। तो चलो SO2 में हमको किसका बताना है, सल्फर का बताना है। तो फॉर्मूला क्या करें, बोलेंगे x मान लेते हैं इंटू 2। ऑक्सीजन का लेते बच्चों कितना है, -2। ऑक्सीजन का लेते कितना है, -2, और नेट चार्ज इसके ऊपर कितना है, 0। ऑक्सीजन का -2 काहे लेते हैं, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन का जनरली 99% सवाल बनाते समय ऑक्सीजन का -2 ही लेते हैं। क्यों, बोलेंगे सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, वैलेंस शेल को ऐसे लिखते हैं 2,6। तो बोलेंगे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 2 निगेटिव। समझ में आया, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना चाहेगा ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव आता है जनरली। लेकिन मान लो ऑक्सीजन का क्या हमेशा -2 ही आएगा, बोलेंगे नहीं। ऑक्सीजन अगर अपने से हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम के साथ जुड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, ये वाला फ्लोरीन के ऊपर -1, इसके ऊपर +1। तो अब ऑक्सीजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है वो +2 आ रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो डिपेंड करेगा कब क्या लेना है। लेकिन हम तो कहेंगे इसको बिल्कुल याद मत करो, ये वाला तरीका तो उतना अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे याद करना पड़ेगा ऑक्सीजन का कितना। तो बोलेंगे अगर याद ही करना है तो फिर इस तरह से याद कर लो कि वैलेंस शेल में 2 का रिक्वायरमेंट है तो -2 उसके ऊपर चार्ज आएगा, है ना, -2 आएगा। अगर ऑक्सीजन जिस एलिमेंट के साथ जुड़ा है वो एलिमेंट ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2। अगर वो एलिमेंट ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बोलेंगे फिर ऑक्सीजन पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ सकता है, +1 भी आ सकता है, +2 भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये है तुम्हारा O2F2 है, देखो ध्यान से, यहाँ 2 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन के साथ ऐसे जुड़ता है, परऑक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। तो बोलेंगे फ्लोरीन के ऊपर -1 खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर +1, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। इस बॉन्ड में फ्लोरीन के ऊपर -1 तो ऑक्सीजन के ऊपर +1। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों सेम एटम है, तो कोई किसी के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा है बच्चों, तो इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना आया, तो बोलेंगे +1 आया। समझ में आया, तो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हमें सवाल बनाना है, ध्यान से समझो, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस सवाल में ज़्यादा होगा ना सल्फर से, तो वहाँ पे -2 ले लेना। क्लियर है, चलो क्लियर कट हो गया बात कि ऑक्सीजन जिस एटम के साथ जुड़ा है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ऑक्सीजन से कम है तो उसका -2 ले लेना। किसका, ऑक्सीजन का। इतना बात हम तुमको बता दिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर बना के तो हम कर ही सकते हैं। क्लियर है, इसको नोट करना है तो कर लो। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का +1 आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का +2 आ रहा है। ऑक्सीजन का -12 भी आ सकता है सुपर ऑक्साइड के केस में बच्चों, वो भी बता ही देते हैं, जब आया है तो वो भी बता ही देते हैं। तो देखो ध्यान से 3 चीज होता है बच्चों, O2-, ठीक, ऑक्सीजन के ऊपर 2 निगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड आयन, ठीक है। O2 रहेगा तो पर ऑक्साइड आएगा, क्या आएगा बोलो, पर ऑक्साइड। अगर O2 रहेगा नीचे में 1- रहेगा, इसको बोलेंगे सुपर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। इसको बोलेंगे ऑक्साइड, सिर्फ O के ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है। तो O2-2- का मतलब होता है पर ऑक्साइड, और O2-1- का मतलब होता है सुपर ऑक्साइड। इसका भी स्ट्रक्चर हम आपको बच्चों बना के दिखाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल KO2 का भी आ जाए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का कितना होगा, तो बोलेंगे पोटासियम अल्कली मेटल है, बोलेंगे +1 होगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट है ना जी, एटॉमिक नंबर 19 होता है, तो 2 8 8 1, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, मेटल है तो लूज है ना करेगा, गेन थोड़ी करेगा 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो गेन लूज करेगा, तो लूज कितना करेगा, 1 करेगा। इसके ऊपर पोटासियम के ऊपर कितना आएगा, +1, प्लस x माने हैं ऑक्सीजन का क्या ऑक्सीजन है, 2 × x बराबर नेट चार्ज कितना, 0, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, सॉल्व करोगे -12। समझ में आ रहा है, x बराबर कितना आएगा, -12। तो ऑक्सीजन का 1 से ज़्यादा भी ऑक्सीडेशन नंबर आ सकता है इस टाइप से। क्लियर है, लेकिन हमें अगर सवाल बनाना है और ऑक्सीजन जिस एलिमेंट से जुड़ा है वो अगर ऑक्सीजन से कम पावरफुल है, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उस केस में ऑक्सीजन का कितना लेंगे, -2। क्लियर है, लेकिन डिपेंड करेगा, देखो बच्चों, इसलिए हम बोलते हैं ना इस चीज़ को याद मत करो, इसका स्ट्रक्चर बना के कोशिश करो, ठीक है। चलो इसको मिटा रहे हैं हम, नोट कर लेना सब कुछ को। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, तो बोलेंगे देखो चेक करो +4 आ रहा है। बोलेंगे ऐसे ना करना, स्ट्रक्चर बना के देखो, वहाँ पे हमारा क्लैरिटी बढ़ेगा। देखेंगे यहाँ पर x बराबर, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो +4। बोलेंगे नहीं समझ में आया तो स्ट्रक्चर बना लो। SO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, एक लोन पेयर भी आता है यहाँ पर। चलो यहाँ पे हम तुमको फिलहाल स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए, लेकिन तुमको स्ट्रक्चर सीखना है, ऐसे रट के तो नहीं चला जाना है, ठीक। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे कैसे निकालेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे क्या गो बॉन्ड है, ये सल्फर ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है ना, तो प्रत्येक सिंगल बॉन्ड को एक एक करके देखना। इस बॉन्ड में ऑक्सीजन का -1 और सल्फर का +1। बोलो क्लियर है ना, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऑक्सीजन फैमिली का ही एलिमेंट है ना,
ऊपर ऑक्सीजन, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा घटते चला जा रहा है, इसलिए हमारा सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर -1, इसके ऊपर +1। ऊपर वाला बॉन्ड देखो, ये ऊपर वाला डबल बॉन्ड में ऊपर वाला, तो इसके ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। इसी प्रकार इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। तो नेट सल्फर के ऊपर कितना आया? बोलेंगे सर +4 का चार्ज आया। यहाँ भी वही चीज़ आया था, लेकिन यहाँ पे ना हमको कुछ रटने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। समझना क्या है? तो स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। तो इस सवाल में एक फायदा और भी हो जाएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम रिवाइज कर लेंगे। देखो हम बना के दिखाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तुरंत बनाना है, अब उतना लिखना नहीं है। जितना बार बनाओगे उतना बार फायदा होगा ना, और जितना बार रिविजन करेंगे टॉपिक को उतना बार हमारा फायदा होगा। ठीक है, तो चलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो बोलेंगे ये सब चीज़ हम 2 लेक्चर में पढ़े हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में टोटल इलेक्ट्रॉन कौन कौन एलिमेंट है जी? सल्फर, सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 16 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6, ग्रुप नंबर 17 के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 18 के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 15 के वैलेंस सेल में 15 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखेंगे तो काम तुरंत हो जाएगा। प्लस 2 ऑक्सीजन है, उसका वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 6, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन का हम यूज़ कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन रखेंगे, साइड से 2 सेंट्रल एटम फिर से रिपीट कर रहे हैं, सल्फर रखेंगे और साइड से 2 ऑक्सीजन रख करके सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन खर्च कितना हुआ? 4, तो बचा कितना? 14। 14 का यूज करते हैं हम लोग कैसे? तो बाहर वाले एटम का ऑक्टेट पूरा करने में करते हैं। ठीक, कर दिए। कितना खर्च हो गया? 12। 2 बचा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे? सेंट्रल एटम के माथे पे दे दो। ठीक, तो बोलो ऐसे करने में क्या हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है? बोलेंगे नहीं सर, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, ध्यान दो। दूसरा, सल्फर का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। देखो 2, 2, 4, 2, 6, तो इसका मतलब गलती है। तो यहाँ पे हम देखो तरीका क्या समझाए थे, इस लोन पेयर को इधर अगर घुमा देंगे और इस लोन पेयर को इधर घुमा देंगे तो ऑक्सीजन का भी हमारा 2-2 बॉन्ड बन गया और सल्फर का भी 2-2 बॉन्ड बन गया। इससे दोनों ऑक्सीजन में से किसी को नुकसान नहीं हुआ। देखो ध्यान से, इसके पास पहले भी 8 इलेक्ट्रॉन था, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, अभी भी 8 है, 2, 2, 4, 2, 6, ऊपर बॉन्ड में 2 और नीचे बॉन्ड में 8, 8 अभी भी है। लेकिन इससे करने से फायदा क्या हुआ ना, सल्फर का ऑक्टेट पूरा हो गया है ना। ऑक्सीजन 2-2 बॉन्ड भी बना लिया, सल्फर का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तुम बोलोगे सर लेकिन सल्फर के पास तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो बहुत बार समझे हैं कि जो सल्फर है या फॉस्फोरस है उसको ऑक्टेट तोड़ने का आज़ादी मिल गया है ना, कि बोलेंगे ये जो सेंट्रल एटम है ये ऑक्टेट को तोड़ सकता है, ये अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगा, है ना। तो सल्फर 2, 4, 6 बॉन्ड बनाता है, 2 बनाया था तो स्टेबल नहीं था तो 4 बना लिया, 4 बनाने से ज़्यादा स्टेबल है, तो क्या 6 बना पाएगा? बोलेंगे अगर इस लोन पेयर को इधर घुमा दोगे, इस लेन पेयर को और घुमा दोगे इधर, तो सल्फर 6 तो बना लेगा लेकिन उसका कोवैलेंसी बढ़ जाएगा। 6 कोवैलेंसी होना चाहिए सल्फर, यानी कि 6 कोवैलेंट बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको फॉर एग्जांपल हम ऐसे घुमा देना तो बच्चों देखो क्या नुकसान होगा। अगर लोन पेयर एक और घुमा देंगे तो यहाँ पर सल्फर और इसके बीच 6 बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन एक लोन पेयर भी तो है, तो 3 दूना 6 दूना 12 और 2 14 इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास हो जाएगा। तो सल्फर का मैक्सिमम कोवैलेंसी 12 होना चाहिए। इसको भी तो जोड़ते हैं, 2 लोन पेयर को भी तो जोड़ेंगे। जैसे यहाँ देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ ना 8 इलेक्ट्रॉन 2, 10 हुआ ना। तो बोलेंगे सल्फर का कोवैलेंसी यहाँ कितना है? तो बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4, 1 ये 5, 1 6। तो लोन पेयर में 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनने का संभावना है कि नहीं है? तो बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 1 ये 5, 1 ये 6, तो 6 कोवैलेंसी यहाँ पे पूरा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो कोवैलेंसी बढ़ गया, 8 कोवैलेंसी हो गया, 3, 3, 6 बॉन्ड हो गया, 1 इधर 7, 1 इधर 8, तो कोवैलेंसी हमको 6 रखना है सल्फर का, समझ में आया? तो ये चीज़ हम नहीं मोड़ेंगे। तो ये हालांकि हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सीख चुके हैं, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, तो लेक्चर ऑलरेडी लंबा होते चला जाएगा ना। तो चलो ये स्ट्रक्चर यही भी हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे बना के दिखाए थे, वही बना है। अब यहाँ पे लोन पेयर का तो कोई रोल है नहीं, इस बॉन्ड में ऑक्सीजन को -2 देना, सल्फर को +2, दोनों बॉन्ड से -1 करके, और इसमें भी -2 ऑक्सीजन को +2। तो देखो सल्फर के ऊपर नेट +4 चार्ज आ गया है। कहानी संपन्न हुआ बच्चों। आगे बढ़ते हैं, SO3 के ऊपर आओ, है ना। फिर से देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर चाहे तो याद है वो ठीक है, अदरवाइज हम बना लेंगे, है ना, अदरवाइज हम स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे यहाँ पर। तो चलो SO3 का अगला एग्जाम्पल आते हैं, उसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसका हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो सल्फर को X माने, 3 × ऑक्सीजन के ऊपर होता है, -2 = नेट चार्ज 0, तो X बराबर +6 हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का आया। या तो तुरंत बन जाएगा बच्चों। तुम बोलोगे सर यही तरीका अच्छा है, तो बोलेंगे हाँ ठीक है करो जब अच्छा है तो।
फिर जब भारी भारी सवाल आएगा, बड़ा बड़ा सवाल आएगा, वहाँ पे फंस जाएंगे हम लोग। तो बोलेंगे हमको दोनों तैयार रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर हमें नॉलेज है कि सल्फर +6 से ज़्यादा नहीं रख सकता ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो ये सही है। मान लो किसी सवाल में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +8 आ गया इस फॉर्मूला से, तो वहाँ पे गलती हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तब वहाँ पे हमें स्ट्रक्चर ही काम आता है। तो चलो, अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाए तो हम लोग जानते हैं, जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे तो वहाँ पे इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाए थे। ऐसे होता है, करके भी दिखा देते हैं वापस से, ठीक। तो चलो, इस बॉन्ड में देखो, ये नीचे वाला बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन और सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका ज्यादा, तो ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। ऊपर वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर -1 और सल्फर के ऊपर +1। इस वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। इस वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। तो देखो 4 गो आ गया है पॉजिटिव, है ना। इस वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। इस वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर -1, सल्फर के ऊपर +1। देखा जाए तो सल्फर के पास 6 बार 6 पॉजिटिव चार्ज आया, +1 करके। सबको जोड़ेंगे तो x बराबर +6 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल दोनों से +6 ही आ रहा है, लेकिन ये हमारा बहुत उपयुक्त मेथड है। इसमें हर एक बॉन्ड को देखना है, एक के ऊपर -1, एक के ऊपर +1। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आ रहा तो एक बार हम छोटा सा रिवीजन करवा देते हैं, लेकिन बाकी हम बोलेंगे कि इस चीज़ को हम पहले बता चुके हैं, वहाँ पे इसको देख सकते हैं आप। तो चलो, सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम बना के दिखाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन Te कितना है, तो बोलेंगे सल्फर के वैलेंस सेल में 6, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में भी 6, तो टोटल 24। 24 को खर्च कैसे करना है, तो बोलेंगे सर सिंगल बॉन्ड से खर्च कर दो। तो 6 खर्च हो गया, तो बचा कितना, 18। 18 को ना हम बाहर वाले एटम का ऑक्टेट पूरा कर देते हैं। पहले बाहर वाले का एटम का ही किया जाता है, बचने पे हम सेंट्रल एटम के ऊपर आते हैं। तो बचा नहीं, सारा खत्म हो गया, तो इलेक्ट्रॉन खत्म, तो कहानी खत्म। तो क्या ये स्ट्रक्चर हमारा सही है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर। सल्फर हमारा 3 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, इसका कम से कम ऑक्टेट तो पूरा होना ही चाहिए, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट तो पूरा होना ही चाहिए, बढ़ जाए तो कहानी और अच्छा, है ना, ठीक। तो बोलेंगे कैसे बढ़ाए थे हम लोग, तो बोलेंगे सर इस लोन पेयर को हम इधर जैसे घुमाए थे, तो बोलेंगे यहाँ डबल बॉन्ड आ गया था, तो सल्फर 4 बॉन्ड पे चला गया। और एक बात ध्यान और भी रखना, अब तो बोलोगे सर अब तो सही है, बोलेंगे नहीं सर, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, याद रखो ऑक्सीजन भी 2। तो इसको जैसे घुमाओगे तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर हट जाएगा। इसको जैसे घुमाओगे इधर तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर हट गया। समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे ये जो फाइनल स्ट्रक्चर बना है ये हमारा 100% सही है, इसमें सबका ऑक्टेट भी पूरा हो गया और सल्फर अपने मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 पर भी पहुंच गया है। सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 है, ध्यान रखना, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +6 आ रहा था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात? और उसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि तब तक हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कहानी बिल्कुल अच्छे से संपन्न हो चुका होगा। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, धन्यवाद।